Welcome to our YouTube channel Waste Medical Classes. So friends, today we will discuss about the clinical assessment of cardiac failure. देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर क्लिनिकल असेसमेंट की। मीन्स किस तरीके से हम असेस करेंगे कि आपका एक्यूट हार्ट फेलियर है या फिर क्रॉनिक हार्ट फेलियर है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में और इन्वेस्टिगेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका मैनेजमेंट के बारे में। सो देखते हैं सबसे पहले, देखिए गाइस, क्लिनिकल असेसमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर की। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर में किस किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या कंडीशंस हमको देखने को मिलेंगी, तो जिसके बेस पर हम असेस करेंगे कि हाँ भाई ये एक्यूट हार्ट फेलियर का केस है। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट है गाइज ये है कि इसमें हमारा सडन ऑनसेट ऑफ डिज्निया। मीन्स इसमें क्या होता है, पर्सन को बेसिकली डिज्निया होता है अचानक से उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये पहला साइन होता है कहीं ना कहीं एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर का। दूसरा पॉइंट है इसी में हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, है ना। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, उसको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और उसको रेस्पिरेशन में मीन्स रेस्पिरेटरी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी उसकी। इसी में आता है हमारा ऑर्थोपनिया एक ऐसी कंडीशन है, मान लीजिए कि बंदा है, अगर वो लेटा है तो सही से लेटे उसको सही से सांस नहीं आएगा, ये एक ऐसी कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर बेसिकली जो पेरीफेरीज होती हैं, जो पर्सन है उसकी जो पेरीफेरीज होती हैं वो कोल्ड हो जाती हैं। जब हम उसको टच करके देखेंगे तो जो उसके हाथ पैर हैं बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो चुका है। तो जो ब्लड की एक प्रॉपर्टी होती है थर्मोरेगुलेशन, मीन्स जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ब्लड। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट कर रहा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर कंप्लीट टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमारा बेसिकली बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। पल्स रैपिड हो जाती है पर्सन की, जो जब हम पल्स मेजर करते हैं तो पल्स बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर के केसेस में। उसका जो बीपी है, बेसिकली जो बीपी होता है यूजुअली वो हाई होता है। इस कंडीशन में बीपी हाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो बीपी इसलिए यहाँ पर आपका हाई रहता है एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर की कंडीशन में। तो ये पॉइंट हमने देखा। और बेसिकली एक दूसरी कंडीशन है कि बीपी आपका नॉर्मल भी रह सकता है और लो भी हो सकता है यदि कार्डियोजेनिक शॉक है तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है। बेसिकली अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ है तो केस जा रहा है आपका एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर की तरफ, ठीक है। लेकिन अब यदि बीपी आपका कम है या फिर यहाँ पर देखिए जैसे बीपी आपका नॉर्मल है या फिर लो है, तो ये कंडीशन डिनोट कर रही है आपकी कहीं ना कहीं कार्डियोजेनिक शॉक, कि ये कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर एक स्पेसिफिक नोट लिखा हुआ है मैंने। तो बेसिकली हमारा राइट हार्ट फेलियर से रिलेटेड है। तो यदि किसी पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर होता है तो उसका जुगुलर वीनस प्रेशर, जो जुगुलर वेन का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उसके हाई होने की वजह से बेसिकली यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हो। इस इमेज में जुगुलर वेनस प्रेशर को अच्छे से दिखाया गया है। जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंशन में चली जाती है बेसिकली। सो गाइस, इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा असेसमेंट ऑफ द एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर के बारे में। मीन्स क्रॉनिक हार्ट फेलियर में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। सो गाइस, बेसिकली जो क्रॉनिक है ये एक रिलैप्स कंडीशन होती है। इसमें जो अटैक है वो बार बार आता रहता है बॉडी पर। कैसे आएगा? देखिए, रिलैप्स कंडीशन है तो रिलैप्स मीन्स एक बार अटैक हुआ तो बॉडी ने उसको कंपनसेट किया और वहां पर पर्सन ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से उसको अटैक आता है। तो ये जो कंडीशन है ये एक बार आया फिर रिलैक्स फिर से आया, तो ये चलता रहता है। मीन्स कुछ महीनों बाद फिर से अटैक हो जाएगा, फिर रिलैक्स रहेगा, फिर से अटैक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी अगर मिट्रल स्टेनोसिस है या फिर एरोटिक स्टेनोसिस है, बहुत ही लो लेवल पे, बहुत ही हल्का सा है, तो उस कंडीशन में ये क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है। धीरे धीरे ये होता रहता है। और इन सब की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का। अब ओवरऑल देखिए क्या होता है इसमें, बेसिकली कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से मसल जो है वो फटीग में चली जाती है और पेरीफेरीज जो है वो कोल्ड हो जाते हैं। जैसे कि कोल्ड होने का रीज़न मैंने अभी ही तुम्हें बताया जस्ट इसमें। और पर्सन का जो बीपी है वो भी लो हो जाएगा, क्योंकि जब कार्डियक आउटपुट ही नहीं है तो बीपी भी लो हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो मैंने बोला मसल फटीग होने के दो कारण हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ कि भाई मोटा मोटा ये कार्डियक आउटपुट हो गया
तो इसकी वजह से फटीग हो गया कि हाँ भाई ब्लड नहीं मिल रहा है प्रॉपर। लेकिन अगर हम इसको और डीप में जाकर के देखें कि मसल फटीग क्यों हो रही है, तो इसका एक कारण निकल करके यह आता है कि जब हमारी बॉडी की कोई भी ऐसी कंडीशन हो जो एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसमें हमारे वाइटल्स को सेफ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस कंडीशन में सारा का सारा ब्लड वाइटल्स पर जाने लगता है। वाइटल्स मीन जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, मीन जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं वहां पर ब्लड शिफ्ट होने लगता है। तो जो हमारी स्केलेटल मसल होती है, उसको जो ब्लड है वो प्रॉपर नहीं मिलता है, उसका भी ब्लड, स्केलेटल मसल का भी ब्लड हमारा वाइटल्स में जाने लगता है, जिसकी वजह से मसल बहुत ज्यादा फटीग में चली जाती है। अब इसमें एक पॉइंट आता है पुअर रीनल परफ्यूजन। अब देखिए जब कार्डियक आउटपुट ही कम है तो किडनी के पास भी ब्लड कम जाएगा। जब किडनी के पास ब्लड कम जाएगा तो मीन से एक तरीके से किडनी के पास ब्लड कम जाएगा तो उसका भी आउटपुट कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या निकल करके आएगा, हमारा ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का क्या मतलब है कि जो उसका यूरिन आउटपुट है बहुत कम आ जाएगा, उसको बहुत ही कम यूरिन आएगा। और इसके साथ साथ एक कंडीशन और बनती है इसमें यूरेमिया। यूरेमिया मीन्स होता है कि जो आपका ब्लड है वो यूरिन में आ रहा है, तो एक कंडीशन ये भी है। और क्रोनिक केस में ये भी देखा गया है कि जो पर्सन है उसका वेट लॉस होने लगता है। वेट लॉस क्यों होने लगता है? क्योंकि क्रोनिक कार्डियक फेलियर की वजह से उसको एनोरेक्सिया हो जाता है और उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो वो सही से खाना खा पाता है, अगर मान लीजिए वो खा भी रहा है तो उसका सही से एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो वो बॉडी में मसल बिल्डिंग की जो पावर होती है वो खत्म हो जाएगी। जब प्रोटीन ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो मसल बिल्डिंग नहीं होगी। जब मसल बिल्डिंग नहीं होगी तो पर्सन का वेट लॉस होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक्यूट और क्रोनिक का असेसमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, कि जो हमारा कार्डियक फेलियर है इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन सब यहीं से ही निकल करके आई हैं। देखिए सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर जो आता है वह है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मकसद यहाँ पर यह है, मतलब यह है कि जो आपका किडनी है अगर उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो उसका जो वर्क है प्यूरिफिकेशन का वो खराब हो जाएगा। और मीन्स जो उसकी ट्यूब्यूल्स होती हैं, वहां पर जो नेफ्रॉन्स होती हैं, उनके अंदर प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा तो उनके अंदर नेक्रोसिस होने लगेगा बेसिकली। तो इस तरीके से हमारी किडनी फेल हो जाती है इसके अंदर। रीनल फेलियर का मतलब ये है सिंपली। अब हम बात करते हैं हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया का मतलब है कि जो हमारा पोटेशियम का लेवल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब पोटेशियम का लेवल कम भी हो सकता है और पोटेशियम का लेवल बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन पर कि आपका क्रोनिक है या फिर एक्यूट है। ये थोड़ा सा डिटेल में है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइपोनेट्रीमिया की। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है कि जो सोडियम का लेवल है वो कम हो जाता है। तो ये भी एक कंडीशन है, मीन्स ब्लड के अंदर जो सोडियम का लेवल है वो कम हो जाता है। और इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, एक और कॉम्प्लिकेशन बन सकती है पेशेंट को, कि उसका जो लीवर फंक्शन है ना वो इम्पेयर्ड हो सकता है, सही से उसका लीवर काम नहीं करेगा। अब इन सब का देखा जाए ना तो एक ही रीजन निकल करके आ रहा है कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन की या फिर रीनल फंक्शन की, रीनल फेलियर की, तो इन सब का फंडा यही है कि वहाँ पर प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है। जब लीवर को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो लीवर फेल हो सकता है, जब किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो किडनी फेल हो सकती है। तो इस तरीके से ये जितने भी फेलियर आ रहे हैं, जितने भी फंक्शन खराब हो रहे हैं, इन सब का कारण एक ही है, कार्डियक आउटपुट का कम होना। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि कार्डियक मीन्स जो हमारा कार्डियक हार्ट फेलियर है उसका सीधा सीधा सा फंडा यही है कि कार्डियक आउटपुट इम्प्रॉपर हो जाएगा। प्रॉपर आपका ब्लड पंप नहीं होगा बॉडी में। तो जब ब्लड ही पंप नहीं हो रहा है तो जहां जहां ब्लड की जरूरत है, देखा जाए तो हमारी बॉडी में हर जगह ब्लड की जरूरत है, तो इसीलिए जनरलाइज्ड फंक्शन आ रहे हैं निकल करके, और स्पेसिफिक ऑर्गन्स के भी फंक्शन आ रहे हैं। और एक कंडीशन हो रहा है यहाँ पर, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अब देखिए थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का क्या मतलब है यहाँ पर। अभी कुछ दिन में हमारी एक और वीडियो आने वाली है डीवीटी के ऊपर, तो वहां पर भी हम बताएंगे आपको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या है और किस तरीके से एक डीवीटी होता है और वो कैसे एम्बोलाई में कन्वर्ट होता है। सो यदि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कुछ नहीं, एक सिंपल सा फंडा है। थ्रोम्बस, थ्रोम्बस क्या है? एक तरीके का ब्लड का क्लॉट मान लीजिए आप, किसी भी आर्टरी में, वेन में वो फंसा हुआ है। जब वो फंसा हुआ है और वो टूट करके आगे की तरफ निकलता है तो उसको हम एम्बोलाई कह देते हैं। तो अब ऐसा इसमें क्यों होने के चांसेस हैं? देखिए जब कार्डियक आउटपुट कम है तो ब्लड सही से फ्लो नहीं कर रहा है। जब ब्लड सही से फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो रुका हुआ है। जब रुका हुआ है तो उसके अंदर एक स्टेसिस का प्रॉपर्टी आ रही है, तो वहां पर
क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पर जो कोगुलेबिलिटी होती है ब्लड की जमने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और हैं, देखिए एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर अरिथमिया। एट्रियम और वेंट्रिकल का जो एक रिदम होता है पंप करने का वो भी खराब हो सकता है इसके अंदर। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन देखिए, इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले टेस्ट कराएंगे पेशेंट का सीरम यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स कहीं ना कहीं हम किडनी फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि कहीं किडनी पर तो इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो जब हमको ये सब पता लग जाएगा तो फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं कि कहीं पेशेंट को अनीमिया तो नहीं है। थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, थायराइड फंक्शन में हम T3, T4, TSH ये सारे टेस्ट करा करके अपना पूरा डिटेल निकालते हैं कि किस तरीके से पेशेंट का कौन से हार्मोन का लेवल अप डाउन हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं मेडिसिन के थ्रू। पेशेंट का हम ECG कराते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इन्वेस्टिगेशन मानी जाएगी क्योंकि केस कार्डियक का है। चेस्ट एक्सरे से हमको ये पता लगता है कि केस कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कितने लेवल पर प्रॉब्लम्स हुई है, मीन्स चेस्ट के अंदर किस लेवल पर प्रॉब्लम हुई है, तो ये भी कराते हैं हम। और इसमें मेन पॉइंट जो है जो कि हमको स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, हिस्ट्री। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से कि किस तरीके से आपको पेन हुआ था, अचानक हुआ था, आप भाग रहे थे तब हुआ था, साइकिलिंग कर रहे थे तब हुआ था, या फिर रेस्ट कर रहे थे तब हुआ था। तो इस सब से निकल करके आता है सीवियरिटी ऑफ द डिसीज। अगर मान लीजिए कोई बंदा भाग रहा है और तब उसको चेस्ट पेन हो रहा है, अगर मैं MI के केस में चला जाऊँ या किसी और केस में, उसको भागने पर अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो इसका मतलब डिसीज आपकी इतनी खतरनाक नहीं है। दूसरे केस में, अभी दूसरा केस बताता हूँ फिर कंपैरिजन करेंगे। एक बंदा भाग रहा है उसको तब पेन हो रहा है, दूसरा बंदा लेटा हुआ है उसको तब पेन हो रहा है, तो कौन सी ज़्यादा खतरनाक है? इसमें से जो खतरनाक है वो है आपकी जिस बंदे को लेटे हुए पर पेन हो रहा है। मीन्स बंदा तो लेटा हुआ है, वो कोई एक्सर्शन कर ही नहीं रहा, तो उसको यदि उस कंडीशन में पेन हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिसीज हो रही है, मीन्स सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है डिसीज की। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा कार्डियक फेलियर के कुछ क्लिनिकल असेसमेंट, कॉम्प्लिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। सो ये हमारा लगभग 4th वीडियो है। इसके बाद एक लास्ट वीडियो और आने वाला है हमारा इसके ऊपर, फिर हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी कार्डियक फेलियर की। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैनेजमेंट के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।